नमस्कार प्रशिक्षुओं, मैं एस के मौर्य आज आप लोगों के लिए प्रश्न पत्र निर्माण की प्रक्रिया में ब्लूप्रिंट की आवश्यकता, महत्व या प्रश्नों का आधार तैयार करना बताएंगे, जो बहुत ही उपयोगी है डीएलएड, बीएड, एमएड आदि पाठ्यक्रमों में, शिक्षण से संबंधित सभी पाठ्यक्रमों में। अब हम यदि एक उत्तम परीक्षण तैयार कर रहे हैं तो ये जान लीजिए कि उत्तम परीक्षण तैयार करने के लिए दो प्रकृति है, दो प्रकार हैं, दो रूप हैं। एक है अप्रमाणीकृत और दूसरा प्रमाणीकृत। अप्रमाणीकृत जिसमें अध्यापक तैयार करता है प्रश्न पत्र, और प्रमाणीकृत परीक्षण जिसे विशेषज्ञ तैयार करते हैं। इस परीक्षण को कुछ प्रश्नों की रचना करके बनाया जाता है। इस परीक्षण निर्माण में समय लगता है, यानी समय साध्य कार्य है। ब्लूप्रिंट कैसे तैयार करें, प्रश्नों का आधार पत्र कैसे बनाएं, उपलब्धि परीक्षण की रचना कैसे करें, मूल्यांकन पत्र हेतु रचना का क्रम क्या है, इन सब प्रश्नों के समाधान आपको मिलेंगे। और इस वीडियो से संबंधित प्रश्न बनेंगे। उपलब्धि परीक्षण का निर्माण में कौन कौन से चरण या कौन कौन सा क्रम या सोपान होते हैं स्पष्ट कीजिए, अथवा प्रश्नावली का निर्माण करना, प्रश्न पत्र निर्माण की प्रक्रिया बताइए, समझाइए, नीला मुद्रण या ब्लूप्रिंट क्या है, इससे संबंधित टीका कीजिए, प्रश्न पत्र निर्माण संबंधी सावधानियों को स्पष्ट कीजिए, प्रश्न पत्र का आधार पत्र कैसे तैयार किया जाता है आदि सम्मिलित है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रश्न की परिभाषा क्या है। प्रश्न की परिभाषा क्या है आप सबको पता होगा, लेकिन एक बार हम बता दे रहे हैं। हमारी स्वरचित परिभाषा है कि वांछित सूचना हेतु प्रयुक्त शब्दावली को ही प्रश्न कहा जाता है। वांछित क्या होता है, जो हमारा उद्देश्य है वह उस इच्छा से हम सूचना प्राप्त करने के लिए शब्दों का चयन करते हैं। जैसे किसी से कुछ मांगना हो तो चयन दूसरा है, किसी को देना है तो हमारा चयन दूसरा है। तो शब्दों के चयन, जो शब्दावली है, जो वाक्य उसमें प्रयोग कर रहे हैं, वही हमारे लिए प्रश्न बन जाते हैं। क्लियर। अब हम देखेंगे कि मूल्यांकन का जो ब्लूप्रिंट है वो तैयार करना है। तो उसके लिए ये देख लें हम पहले कि उपलब्धि परीक्षण को तैयार करने के क्रम में कौन कौन से चरण महत्वपूर्ण हैं और किन किन चरणों में हम गुजर करके फिर प्रश्न पत्र का निर्माण कर पाते हैं या परीक्षण का निर्माण कर पाते हैं। तो पहला चरण यदि देखा जाए तो मूल्यांकन उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। मूल्यांकन उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। इसमें हम देखते हैं, सर्वप्रथम ये निश्चित कर लेते हैं कि परीक्षा का उद्देश्य क्या है। यानी बिना उद्देश्य के तो कोई कार्य होता नहीं। तो परीक्षा ले रहे हैं तो क्या उद्देश्य, जैसे हम कहा करते हैं, आप लोगों से बताया करते हैं कि यदि हमको 10 किलो उठाना है तो हम परीक्षण तुरंत मूल्यांकन कर लेते हैं, उद्देश्य निर्धारण कर लेते हैं कि ये करना है। फिर उसके बाद उसी के अनुसार हम बालक को कहते हैं कि आप इसको ज़रा इधर से इधर रख दीजिए। यदि दुबले पतले या कमज़ोर या आयु स्तर के कम बालक को हम ये नहीं कहते हैं, हम सोचते हैं कि वो नहीं उठा पाएगा। तो ये क्या है, मूल्यांकन उद्देश्यों का निर्धारण ही तो है। दूसरा, उद्देश्यों का निर्धारण व्यवहार के संदर्भ में करना, यानी कि परीक्षण जिन विद्यार्थियों के लिए बनाया जा रहा है वह उसके व्यवहार में कहाँ तक उद्देश्यों की पूर्ति कर रहा है, यह ज्ञात किया जाता है। विभिन्न उद्देश्यों द्वारा उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन की अपेक्षा रखते हैं, यह निर्धारित करना आवश्यक है। यदि हम व्यवहारिक रूप से उन उद्देश्यों का निर्धारण नहीं कर पाएंगे तो हमारा मूल्यांकन भी नहीं सही हो पाएगा। इसलिए हम मूल्यांकन या एक उपलब्धि परीक्षण या मूल्यांकन प्रपत्र या प्रश्न पत्र तैयार करते समय जो चरण है, तो पहला चरण है उसमें मूल्यांकन उद्देश्यों का निर्धारण, दूसरा चरण है उद्देश्यों का निर्धारण को व्यवहारिक रूप में देखना या व्यवहारिक संदर्भ में करना। ठीक।
तीसरा है पाठ्य वस्तु विश्लेषण। अब हम मूल्यांकन करते हैं तो ये भी तो देखना पड़ेगा मुझे कि पाठ्य वस्तु क्या है, उसमें हम विश्लेषण देखेंगे, उसको एक बार रीड करेंगे सामान्य तौर पर, उसके बाद उसमें से प्रश्नों की रचना करेंगे, उसके बाद हम ब्लूम टेक्सोनॉमी के अनुसार उद्देश्यों का वर्गीकरण करके उद्देश्य के लिए मूल्यांकन के लिए प्रश्न की रचना करेंगे। तो ये हो गया विश्लेषण करना, यानी कि बिखेरना, खंड खंड में विभाजित कर देना पूरे पाठ्यक्रम को। उसके बाद वहाँ से हम प्रश्न बनने की जो संभावनाएं हैं उनको तलाश लेना। तो ये पाठ्य वस्तु विश्लेषण हो गया। इसको और देखें तो इससे उद्देश्यों के निर्धारण की भी पुष्टि होगी, साथ ही विषय वस्तु और पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण पक्षों या आधार को हम जान जाएंगे। ये पाठ्य वस्तु विश्लेषण जब करेंगे, नहीं करेंगे तो हम ये नहीं जान पाएंगे। अगला है अभिकल्प रचना। अभिकल्प रचना में प्रिपरेशन ऑफ ये डिजाइन, यानी कि निर्माण करने के लिए हम क्या कौन सी डिजाइन बनाएंगे। तो निर्माण करने के लिए हम अभिकल्प निर्माण करने के लिए हम उनके उद्देश्य, विषय वस्तु, प्रश्नों के प्रकार आदि को दृष्टि में रखेंगे और उसके संख्या को भी ध्यान में रखेंगे, अंक कितना कितना दिया गया है उसको ध्यान रखेंगे और इसके आधार पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। जैसे अभिकल्प निर्माण के लिए जो कार्य किए जाते हैं वो है उद्देश्य की दृष्टि से अंक देना, कितना किस उद्देश्य के लिए हमने प्रश्न बनाया तो उसका अंक क्या होगा। फिर हम देखेंगे कि जैसे उद्देश्य है ज्ञान के लिए तो 10 अंक चलो रख दिया, फिर प्रतिशत उसका यानी पूरे प्रश्न पत्र का हम ज्ञान में 40% ले लिए। ये कुछ भी निर्धारित कर सकते हैं आप आवश्यकता के अनुसार, उद्देश्य में ये डिसाइड होगा। तो हम क्या करते हैं, ज्ञान के लिए हमने ले लिया 10 अंक और 40% हो गया। फिर अवबोध यानी बोध समझ के लिए हमने 8 अंक ले लिए और 32% ये हो गया। इस तरीके से हम धीरे धीरे करके 100% पहुंचा देंगे। ज्ञानोपयोग यानी प्रयोग, अनुप्रयोग जिसको कहते हैं ब्लूम टेक्सोनॉमी के संज्ञानात्मक क्षेत्र में, तो वहाँ पे हमने 5 ले लिया, वो 20% हो गया। कौशल देखा कि कुशलता कितनी है, उसमें हमने 2 अंक ले लिए और उसका परसेंटेज कर दिया 8। तो टोटल यदि जोड़े तो ये 25 अंक बन गया और आपका परसेंटेज 100 हो गया। क्लियर। तो ये केवल एक संदर्भ में उद्देश्य की दृष्टि से अंक को हमने देखा, यही तो अभिकल्प रचना है, इसी को हम कहते हैं। ठीक है। दूसरा हमने क्या किया, विषय वस्तु के दृष्टि से हम अंक बाहर करेंगे, सब में 100% रखेंगे। तो हमने फर्स्ट यूनिट से ले लिया 4 अंक, सेकंड से ले लिया 5 अंक, थर्ड से ले लिया 7 अंक। इस तरीके से हम प्रश्नों की संख्या और अंक ले लेते हैं और उसका परसेंटेज आगे निकाल लेते हैं कि पूरे प्रश्नों में हमने कितना रखा। तो जैसे उद्देश्य के लिए यूनिट 1 में हमने 4 अंक रखा और उसका 16% हो गया। यानी इस तरीके से जितनी संख्या हमारी होगी उसी के अनुसार वो बन जाएगा। तो अब हो गया 5वां प्रश्न, हम इकाई 2 में 5 अंक ले लिए तो 20 हो गया। अब 20% इस तरीके से हमारा 100 में ये परसेंटेज बन जाएगा। फिर हम देखेंगे प्रश्नों की प्रकार की दृष्टि से अंक बाहर, यानी निबंधात्मक प्रश्न हमने कितनी संख्या में लिया और कितने अंक लिया, उसका परसेंटेज कितना होगा। लघु उत्तरात्मक में देखिए कितने संख्या प्रश्न लिया है, कितना अंक लिया है और कितने प्रतिशत लिया है। फिर अति लघु उत्तरात्मक में हमने देख लिया। इस तरीके से प्रश्नों के रूप प्रकार के आधार पर हमने उसका डिवाइडेशन कर लिया, भारांक निर्धारित कर लिया, तो ये परसेंटेज में हो गया। अब हम विकल्प और खंड योजना बना लेंगे, कितने विकल्प होंगे, कितने खंड होंगे जो निर्देश तैयार करता है, कितनी संख्या है, इसके अनुसार ये करना है, ये करना है, ये नहीं करना है। फिर इसके बाद हम ब्लूप्रिंट तैयार कर लेते हैं। ब्लूप्रिंट के आधार पर हम देखते हैं कि जो ब्लूम टेक्सोनॉमी है उसके आधार पर हमने जो बनाए हैं ये नीला मुद्रण में डिसाइड कर देते हैं कि कौन कौन से कितने कितने प्रश्न रहेंगे और कितने अंक के रहेंगे। जैसे ये देखा जाए तो मोटी पेन लेते हैं जरा सा आपको क्लियर। अब देखिए ये प्रश्नों के प्रकार हैं। इधर प्रकरण दे दिया गया 1 2 3 कई प्रकरण हो सकते हैं। इधर हमने दे दिया ऑब्जेक्टिव टाइप का, इधर है शॉर्ट आंसर टाइप का, इधर एस्से टाइप का। इसी तरीके से इसी तरीके से अब ये ज्ञान के लिए हो गया, ये अवबोध के लिए हो गया, ये अनुप्रयोग के लिए हो गया। यानी संज्ञानात्मक क्षेत्र का यदि मूल्यांकन प्रपत्र हम तैयार करें, ब्लूप्रिंट तैयार करें तो इसमें ये 6 चरण हो गए
विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो इस तरीके से हमने ये डिवाइड कर दिया प्रश्नों के प्रकार में। प्रकरण 1 में वो हमने क्या किया, ऑब्जेक्टिव में 2 प्रश्न ले लिए 4 अंक के, इसमें 1 ले लिया और 2 अंक का। इस तरीके से हम इसी क्रम में बढ़ते गए। अब देखिए ये जो है ऐसे टाइप का हमने प्रश्न नहीं रखा है, आप चाहो तो रख सकते हो। ये रूप प्रकार के भारांक में आएगा, शॉर्ट आंसर रखा है और ऑब्जेक्टिव रखा है। क्लियर। इसी तरीके से प्रकरण 2 में फिर इसको हम जोड़ लेते हैं, जोड़ करके इधर भी जोड़ लेते हैं। कुल योग कितना है, दोनों का जोड़ यहाँ बिल्कुल समान रूप से आना चाहिए। क्लियर हो गया ना, आउटसाइड नंबर अंक। क्लियर। अब जैसे हमने संज्ञानात्मक क्षेत्र के लिए इसको हम पूरी ब्लूम टेक्सोनॉमी के अनुसार संज्ञानात्मक, भावात्मक और कौशलात्मक तीनों लेकर के बना सकते हैं। तो इसमें हम डिवाइडेशन कर लेंगे कौन कौन से प्रश्न किस प्रकार से रखे जाएंगे। इसमें केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र का है, बहुत धैर्यपूर्वक समझने की आवश्यकता है। ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। फिर योग हो गया। इधर से हमने यूनिट ले लिया। अब मान लीजिए 50 प्रश्न रखना होता तो 2 यूनिट और ले लेते, और उसके बाद उसका क्रम हम निर्धारित कर देते कि कौन से। फिर ऐसे टाइप निबंध एग्जाम लेना होता तो ऐसे टाइप में हम प्रश्न रख देते, उसका नंबर रख देते। ठीक। शॉर्ट में इसमें यहाँ दिया गया, O फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप्स, SA फॉर शॉर्ट आंसर, E फॉर ऐसे टाइप, इनसाइड नंबर प्रश्नों की संख्या, आउटसाइड नंबर अंक। ये प्रश्नों की संख्या एक तरफ दे दिया गया, एक तरफ अंक, टोटल जोड़ करके हमारा उतना हो गया। क्लियर। अब देखिए हमने ये हमारा हो गया था एक नंबर। ये एक हो गया मान लीजिए। ठीक। ये ब्लूप्रिंट या नीला मुद्रण जो है वो 1 है। अब हम दूसरा दिखाते हैं आपको। ठीक। दूसरा हमने बनाया दूसरे तरीके से। मान लीजिए कि इसमें आपको समझना है कि कैसे हमने किया। देखिए यहाँ पे हमने पेन ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ उद्देश्य निर्धारित हो गया, यहाँ प्रश्न प्रकार हो गया, यहाँ पे इकाई हमने ले ले 1 2 3 4 5, और इधर हो गया निबंधात्मक प्रश्न और लघु उत्तरात्मक प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये ज्ञान के लिए, अवबोध के लिए, ज्ञानोपयोग के लिए और कौशल के लिए, यानी मिश्रित हो गया है। बोध में हम भावात्मक पक्ष आ गया, ज्ञान में संज्ञानात्मक पक्ष आ गया, और कौशलात्मक मनोगत्यात्मक में मोटर साइकोमोटर में ये आ गया। अब इसी के हिसाब से हमने क्या किया, जोड़ लिया। ठीक। अब देखिए इकाई 1 या प्रकरण हो तो इसमें हमने क्या किया, केवल यहाँ पर ज्ञान के लिए हमने एक प्रश्न लिया। ठीक। ज्ञान के लिए हमने क्या किया, पेन चला नहीं, ज्ञान के लिए हमने क्या किया, एक प्रश्न ले लिया वस्तुनिष्ठ केवल इकाई के लिए, और यहाँ पर हमने ज्ञानोपयोग में ले लिया। यदि समझ होगी तभी प्रयोग कर पाएगा, तो हमने 2 प्रश्न ले लिया, और इधर हमने वस्तुनिष्ठ में एक, कौशल में कोई नहीं लिया। तो ये क्या हो जाएगा, 2 और 2 4 यहाँ हो गया। ये अंकों का योग में 4 अंक हो गए और प्रश्न की संख्या में 3 हो गया। ये हो गया 1 1 1, ये 3 हो गया, 3 अंक हो गए प्रश्नों का योग, और अंकों का योग है 1 2 और 1 2 और 3। 2 प्रश्न है इसलिए 4 हो गया। ठीक। अब देखिए इस तरीके से हमने दूसरे प्रकरण में, तीसरे प्रकरण में, चौथे प्रकरण में, 5वें प्रकरण में ये ले लिया और इसको योग कर लिया। ये 25 अंक हो गए, और ये हो गया योग 4 3 7 4 11 12 13 14 15 16, यानी 16 प्रश्न हो गए। इसी तरीके से प्रश्नों का योग इधर देखें तो 6 5 और 4 और 1, 6 5 11 और 5 16 हो गया।
प्रश्नों की संख्या आप अपने अनुसार रख सकते हैं, वह परसेंटेज जो मैंने अभी बताया वो चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर हो गया? फोन बहुत आ रहे हैं हम। चलिए, तो ये प्रयोग हो गया। अब उसके बाद हमने देखा टोटल जोड़, आपको समझ आ रहा होगा। अंक के कोष्ठक जो के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर जो है वो क्या है, प्रश्नों की संख्या है, और कोष्ठक के बाहर जो है वो आपका अंक है। आप आंतरिक विकल्प है, वस्तुनिष्ठ है, इस तरीके से हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न तैयार कर लेते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे चल रहे हैं, बहुत स्लो स्पीड में। अब हम देखेंगे कि ब्लूप्रिंट, सॉरी वो तो हो ही चुका, ब्लूप्रिंट प्रश्नों का आधार पत्र बनाना। अब देखिए जो हमने अभी चरण बताए थे, इधर देखते हैं, थोड़ा गौर कीजिएगा। यानी परीक्षण निर्माण के जो चरण है उसमें पहला था मूल्यांकन उद्देश्यों का निर्धारण, दूसरा था उद्देश्यों का निर्धारण व्यवहार के संदर्भ में करना, तीसरा था पाठ्य वस्तु विश्लेषण, चौथा था अभिकल्प रचना या निर्माण करना। अभिकल्प में हमने बताया था कि ले लेंगे कि उद्देश्य कितना होगा और प्रश्न के प्रकार कैसे होंगे, 100% में सब बांटेंगे। उद्देश्यों की दृष्टि से अंक कौन कौन से हम देंगे, और जो विकल्प या खंड योजना कौन कौन से खंड, जैसे 4 खंड में हमने कर दिया, 4 खंड में कह दिया सभी खंडों से इतना इतना करना है, ये सब ध्यान रखना पड़ता है। फिर ब्लूप्रिंट तैयार करना, यानी नीला मुद्रण तैयार कर लेना, जिसमें ये हमने अभी बताया कि इस तरीके से तैयार कर लेते हैं। फिर अगला चरण, छठा चरण है, ये 2 तरीके का दिखा दिया जिससे आपको ठीक से समझ आ जाए। समय कम होता है, इस समय कम करने के चक्कर में जल्दी जल्दी हम बता देते हैं, कभी कभी धीरे भी बोलते हैं। नेक्स्ट ये हो गया नील मुद्रण आधारित प्रश्नों की रचना। अब हमको नील मुद्रण में जो 2 प्रश्न, 3 प्रश्न, 4 प्रश्न रखना है, उससे 2 गुने से अधिक प्रश्नों की रचना कर लेते हैं। उसके बाद उसको हम कठिनाई स्तर पर देख लेते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, और भी ध्यान दे देते हैं कि उसका वस्तुनिष्ठता जांच लेते हैं और वैधता जांच लेते हैं। उसके बाद हम उसकी रचना कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ब्लूप्रिंट वाला प्रश्न भी हो गया, और प्रश्न पत्र निर्माण की प्रक्रिया के चरण भी हो गए, और उत्तम परीक्षण के चरण भी हो गए। ये 3 प्रश्न सीधे सीधे बन गए। अब इनसे संबंधित सावधानियां हैं, जैसे प्रश्न पत्र के निर्माण से संबंधित कौन कौन सी सावधानी होनी चाहिए। ये नहीं कि प्रमाणीकृत है या अध्यापक निर्मित है, दोनों में सावधानी तो सब में रखनी है। तो हमने देखा कि पहली सावधानी देखा जाए तो प्रश्न पत्र का प्रारूप वही रखा जाए जो ब्लूप्रिंट में दिया गया है, नंबर 1 बात, वेरी गुड। दूसरा है कि प्रश्नों की शब्दावली में द्विअर्थी या बहुअर्थी शब्दों का प्रयोग न हो, जिससे बालक समझ न पाए और वो समझते हुए जानते हुए अपने प्रश्न के उत्तरों को न रख पाए। फिर है प्रश्नों के कठिनाई स्तर का ध्यान रखना है, यानी कठिनाई स्तर का ध्यान रखना है, यानी कि बहुत सरल प्रश्न नहीं होने चाहिए, बहुत कठिन नहीं होने चाहिए, औसत होने चाहिए, यानी कि और केवल औसत नहीं होने चाहिए। जैसे हमको मान लीजिए कि प्रश्न रखना है, 5 अंक का प्रश्न रख दिया सरल, 15 अंक का औसत रख दिया, और कठिन प्रश्न रख दिए 5 अंक के, तो कुल मिलाकर इसका परसेंटेज देखें तो 20% हो गया सरल प्रश्न, औसत प्रश्न 60% हो गया, और कठिन प्रश्न हो गए 20%, 5 अंक ये है तो 100 हो जाएगा। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि जैसे उदाहरण के लिए अब देखिए हमने रख दिया 5 अंक और 15 अंक, पेन हम चला नहीं पाते हैं भाई, क्षमा करना। तो ये 20% हो जाएगा 100 का, और ये 60% हो जाएगा, और ये आपका ये भी 20% हो जाएगा। तो ये सरल प्रश्न हो गया, और ये औसत हो गया, और ये आपका कठिन हो गया। तो ये टोटल हमारा बन गया कठिनाई स्तर का जो भारांक हमको डिसाइड करना था, ये हो गया। क्लियर? थैंक्स फॉर वाचिंग। एक बार हम बहुत सरल तरीके से बता दें तो पहले हम प्लान करते हैं किसी काम के लिए, और प्लान करने के बाद हम उनके चरण को, स्टेप्स को फॉलो करते जाते हैं। प्लान करने के बाद हम क्या करते हैं, ब्लूप्रिंट
इसमें प्रश्न पत्र निर्माण करना है तो हम क्या करेंगे, ब्लूप्रिंट बना लेंगे। अब ब्लूप्रिंट बनाने के बाद प्रश्नों की रचना कर लेंगे। प्रश्नों की रचना करने के बाद हम प्रश्नों को ढूंढ लेंगे, छांट लेंगे किस प्रकार रखा गया है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, परीक्षण करेंगे, और परीक्षण के बाद संपादन या अंक निर्धारण करेंगे। ठीक। एक अध्यापक, कुशल अध्यापक अपने विचारानुसार, अपने कौशल के अनुसार वह इसमें हेर फेर भी कर सकता है, लेकिन एक विशेषज्ञ की जो रणनीति होती है वो एक अलग प्रकार की होती है। तो हम अध्यापक निर्मित जो परीक्षण निर्माण वो क्या उपकरण है उसके विषय में इन बातों का हमें ध्यान रखना है। वीडियो लंबा हो रहा था इसलिए मैंने बहुत जल्दी शॉर्ट कर दिया है। आशा है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा और आप धैर्यपूर्वक इसे कम से कम 2-3 बार देख लेंगे तो ये कम से कम 5-6 प्रश्नों का उत्तर हमें प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद।